रोशनियों से जगमगाते हाल में स्टेज पर सुर्ख जोड़े में सजी सवरी वो लड़की आंखों में नई आने वाली जिंदगी के ख्वाब सजाए बैठी थी। उसकी पूरी आंखों की चमक से उसकी खुशी झलक रही थी कि आज वो शख्स उसका महरम बनने जा रहा था, जिसे वो बचपन से चाहती आई थी। निकाह हुआ कलमात की तैयारी कर रहा था। माँ ने नरमी से उसका हाथ दबाया तो वो छोड़ गई। धीरे से माँ की तरफ देखा, जो कि उसकी पेशानी को चूम कर ज़ेरे-लब दुआएं दे रही थी। मेहमानों की हल्की हल्की सरगोशियां माहौल में तहलील हो रही थी, मगर उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। अचानक दरवाजा धड़ाक से खुला और हर तरफ खामोशी छा गई। नजरें उस सिमत उठी जहां से वो लड़का अंदर आया था। सफेद कुर्ता पजामा पहने वो दुल्हा के रूप में था, मगर चेहरे पर सर्द सख्ती, कदमों में जल्दी और आंखों में अजीब सा तूफान लिए वो सीधा लड़की के पास आकर रुका और बगैर किसी तहमीद के बुलंद आवाज में जहर उगला, ये निकाह नहीं हो सकता। लड़की ने चौंक कर सर उठाया। हर तरफ से नजरें उस पर घट गई। लड़के का लहजा पत्थर जैसा था। उसने मोबाइल निकाला और सबके सामने करते ही दहाड़ा, मैं ऐसी बदकिरदार लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा, जो घर की तन्हाई में लड़कों को अपने बेडरूम तक ले जाए। लड़की ने घबरा कर नफी में सर हिलाया। लड़ते लबों से वजाहत देनी चाहिए, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये इल्जाम गलत है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। लड़की की माँ ने तरफ कर उसकी कलाई पकड़ी, उसका चेहरा अपने करीब किया। आंखों में शदीद गुस्सा था और समय लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। आंखों से बहते आंसू सब कुछ धुंधला रहे थे। जमाल साहब की आवाज बुलंद हुई, इस लड़की को इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दो। लड़की ने रोते हुए हाथ जोड़े, आंखों में बेयकीनी थी। माँ, बड़े माँ, बाबा, मेरी बात तो सुने, खुदा करे एक बार मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई जवाब ना आया। माँ ने रुख फेर लिया। जमाल साहब ने नजरें चुरा ली। मेहमानों की नजरें नैना के वजूद में सुराख कर रही थी। मुलाजिम आगे बढ़े और उसे बाजू से पकड़कर धकेलते उसे घर से निकाल दिया। एक लड़की जो आज दुल्हन बनने जा रही थी, आज सबके सामने मुजरिम बनकर निकाली जा रही थी। निकाह रुक चुका था, कलमात अधूरे रह गए थे। महफिल में मौजूद हर शेरा तमाशाई बन चुका था। दरवाजा बंद हुआ और नैना के लिए हर रास्ता खत्म हो चुका था। शाम की नीलाहट आसमान से उतरकर सहन की ईंटों पर फैल चुकी थी। हल्की हवा नरमी से आंगन के गुलाबों को छू रही थी और सुनहरे दरख्तों की छांव में नैना अपने हाथों में किताब लिए बैठी थी, मगर नजरें लफ्जों से कहीं दूर थी। ध्यान बार बार सेल के उस दरवाजे की तरफ जा रहा था, जिसके पार एक आहट बरसों से उसकी दिल की धड़कन से बनी हुई थी। नन्हे दिल की वो मंगनी कब की गुजर चुकी थी, जब बड़े बाबा के कहने पर नैना और अरमान का रिश्ता तय हुआ था। नैना के वालिद को बचपन में ही इंतकाल हो गया था, लेकिन उसकी ताया ने नैना की माँ को बहन बनाकर इस घर में रहने दिया। लेकिन नैना उन्हें हमेशा से बड़े पापा कहकर पुकारती थी। अचानक दरवाजे पर कदमों की चाप आई। अरमान सफेद सलवार कमीज में अंदर आया, चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी, मगर आंखों में छुपी कोई बात जो नैना पर बार बार समझने की कोशिश करती थी। उसने नैना को एक नजर देखा और बगैर कुछ के सहन में बड़ी लकड़ी की कुर्सी पर आ बैठा। नैना की नजरें झुक गई, दिल की धड़कनों में बेतरतीबी दर आई, जैसे किसी ने बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। क्या पढ़ रही हो? अरमान की आवाज में हमेशा की तरह ठहराव था। नैना ने बिना देखे किताब बंद कर दी। बस यूं ही दिल नहीं लग रहा, वो धीरे से बोली। अरमान ने किताब हाथ से लेकर देखा। तुम्हारे तो हमेशा से दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तुम बदली नहीं। नैना ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। और तुम भी नहीं बदले, हमेशा से एक जैसे जिद्दी। अरमान ने हंसते हुए आंखें छोड़ी कि अच्छा, अब तुम मुझे बातें सुनाने लगी हो। नैना ने रूप फेर दिया, मगर चेहरे पर वो दबी हुई मुस्कुराहट आ चुकी थी, जो सिर्फ अरमान के सामने आती थी। फिर लम्हे के बाद दोनों खामोश हो गए, जैसे हवा भी रुक गई और उनके दरमियान कोई लफ्ज नहीं बोला जा रहा था, मगर दिलों में बहुत कुछ कहा जा रहा था। जमाल साहब अंदर से निकले तो दोनों ने खुद को संभाला। अरमान बेटा, कल का प्रोग्राम याद है? बिजनेस लाइन से वाबस्ता कुछ लोगों को मैंने डिनर पर इनवाइट किया है, इस बहाने तुम्हारा भी तारुफ करवा दूंगा उनसे। अरमान ने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आज एक अजीब सी खामोशी थी। मौसम खराब होने की वजह से आज यूनिवर्सिटी में रश कम था। नैना कैंटीन में परेशान सी खड़ी बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। उससे कुछ फासले पर एक मजबूत कसरती बदन का लड़का, फूल चेहरे पर हल्की दाढ़ी और गहरी स्याह आंखों में खामोशी लिए वो चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था। वो सलार था,
जो यूनिवर्सिटी में किसी से ज्यादा मुखातिब नहीं होता था। नैना बेचैनी से अपने हाथों को सीने से लपेटे छत के नीचे खड़ी थी। बारिश तेज हो रही थी, मगर वो भाग कर गेट तक नहीं जा सकती थी क्योंकि सड़क कीचड़ से भरी हुई थी और हाथ में पकड़ी फाइल्स दिख सकती थी। तब वही लड़का उसके पास आकर रुका। छतरी नहीं है तुम्हारे पास? आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। नैना ने चौंक कर देखा। सलार हाथ में छतरी थामे खड़ा था। नहीं, वो बस इतना ही कह सकी, आओ मैं छोड़ देता। ये लफ्ज ऐसे थे जैसे किसी ने खामोशी को हाथ थमा दिया हो। नैना ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बारिश में मरकजी गेट की तरफ चल पड़े। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बारिश की आवाज थी, कदमों की चाह। फिर अगले दिन कैंटीन के उसी गोशे में नैना ने सलार के सामने चाय रख कर दी, ये कहते हुए कि ये कल की मदद के लिए शुक्रिया के तौर पर कबूल कीजिए। सलार ने चाय की तरफ देखा, फिर नैना की तरफ, और सिर्फ इतना कहा कि लोग ये एहसान समझ लेते हैं, तुमने मदद समझा इसलिए कबूल है। वो लम्हा एक दर को खोल गया। फिर दोनों अक्सर एक साथ देखे जाने लगे और उनके दरमियान एक बेनाम सा दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। नैना ने कभी सलार से जाती सवाल नहीं किए और सलार ने भी कभी खुद को नैना पर मुसल्लित नहीं किया। वो एक अजीब बेरबत था, जैसे दरिया के किनारे दो पत्थर जिन्हें पानी छूता भी था मगर जुदा भी नहीं करता था। उनकी दोस्ती को काफी महीने गुजर चुके थे। एहनाब अक्सर यूनिवर्सिटी के किसी गोशे में बैठकर सलार को अरमान के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताया करती थी, जिसे सलार चुपचाप चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दिलचस्पी से सुना करता था। लेकिन सलार ने एक दो बार नैना से पूछने पर भी कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था, लिहाजा फिर नैना ने कभी जिद भी नहीं की। ये दोस्ती किसी वादे पर नहीं बनी थी और यही वो रिश्ता था जिस पर वक्त की एक तेज आंधी बाद में अपनी साजिश लेकर गिरेगी। मगर फिलहाल ये रिश्ता नरमी से धीरे धीरे सांस लेने लगा था। घर में आज कुछ ज्यादा खामोशी थी। टीवी लाउंज में रोशनी मदम थी और हर कमरा खाली पड़ा था। नैना पिछले 2 दिनों से बुखार में मुब्तला थी और आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी, इसलिए वो सोफे पर नेम दराज होकर चैनल बदलती जा रही थी। फरहत बेगम भी बाजार गई हुई थी और बारिश की शुरू हो जाने के सबब वापसी में उन्हें देर हो गई थी। मर्द हजरात अपने वफातर या कामों में मसरूफ थे और सारा वसीगर इस वक्त नैना की खामोश मौजूदगी से आबाद था। दरवाजे की घंटी बजी तो नैना ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। मुलाजिम मौजूद नहीं था, इसलिए वो खुद चलकर गेट तक गई। बाहर बारिश की रिमझिम झड़ थी और सामने दरवाजे पर सलार खड़ा था, बारिश से भीगा हुआ, बाल माथे से चिपके हुए और शर्ट के कंधे पानी से भारी हो चुके थे। नैना ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सलार ने नजर उठाकर उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी तो सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लो और इसी बहाने से अपनी नोट्स और असाइनमेंट दे जाऊं ताकि कल के लेक्चर में तुम्हें मुश्किल ना हो। नैना ने दरवाजा पीछे की जानिब खोला। अंदर आओ, बारिश बहुत तेज है, तुम तो पूरी तरह भीगे हो। सलार थोड़ा सा हिचकिचाया मगर नैना के इसरार पर अंदर आया। नैना उसे ड्राइंग रूम में देखी और खुद जल्दी से तौलिया और पानी लेने चली गई। वो वापस आई तो देखा कि सलार हाल में खड़ा खांसी रोकने की कोशिश कर रहा। तुम ऐसे ही भीगते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। चलो आओ मेरे कमरे में, अटैच वॉशरूम है, वहां जाकर मुंह धो लो, तौलिया भी ले लो और बाल खुशक कर लो। सलार ने फौरन इनकार किया। नैना ने, ये नहीं ठीक लगता, तुम जानती हो, बस ज्यादा मत बनो, ये इंसानियत और दोस्ती के नाते कह रही हो, कुछ और नहीं। नैना की जिद के सामने वो हार गया और चुपचाप उसके साथ जीने चढ़ता उसके कमरे तक गया। नैना ने तौलिया बेड से रख दिया और वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया कि जाओ जल्दी से कपड़े सुखाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। सलार खामोशी से वॉशरूम में दाखिल हो गया। नैना किचन में गई, चाय तैयार की और ट्रे में कप रखते पलटने ही लगी थी कि दरवाजे की दोबारा बेल बजी। वो चौंकी मगर जल्दी से गेट तक पहुंची। बाहर ईशा खड़ी थी, नैना की कजन, जो हमेशा से ही नैना की खूबसूरती और अरमान की नजरों में नैना का मुकाम देखकर उससे जलती आई थी। हाथ में फाइल थामे और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई ईशा बोली, अम्मी ने भेजा है, फाइल देनी थी आंटी को। नैना ने दरवाजा खोला। मम्मा तो बाजार गए हैं, बारिश शुरू हो गई है ना इसलिए शायद उन्हें देर हो गई, तुम अंदर आ जाओ। ईशा अंदर दाखिल हो लाउंज में बैठ गई। नैना वापस चाय लेकर ऊपर जाने लगी तो ईशा ने पूछा, कोई मेहमान आया है घर में? नैना ने कहा, हाँ वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है, नोट्स देने आया था, लेकिन बारिश में भीग गया तो मैंने कहा कि वो अपने कपड़े और बाल सुखा ले वरना बीमार हो जाएगा। तुम बैठो, मैं बस उसे चाय देकर अभी आई।
ईशा ने इस बात में सर लाया, मगर नैना के पलटने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। सलार वॉशरूम से बाहर निकला तो हाथ में तौलिया था, वो बालों से हाथ झाड़ रहा था। अभी वो बेड के किनारे पहुंचा ही था कि नैना दरवाजे से अंदर आई। चाय की ट्रे हाथ में थी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे हल्का सा चक्कर आया। हाथ में थामी हुई ट्रे लर्ट्स गई और कप जमीन पर गिर गया। तेज गर्म चाय उसके पैरों पर झलक गई। नैना के लोगों से हल्की सी कराह निकली और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी थी कि सलार ने एक लम्हा जाया के बगैर आगे बढ़कर उसे अपने बाजू में थाम लिया, जैसे कोई कांच की चीज गिरने से पहले संभाल ले। नैना की पेशानी उसके कंधे से लगी और वो दोनों की सांसें एक लम्हे के लिए तेज हुई। नैना का जख्मी और नाजुक सा वजूद सरार की बाहों में था। उसी पल सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी ईशा की नजरें उस मंजर पर जम गई। उसने मोबाइल निकाला और एक एक लम्हा की तस्वीर कैद करने लगी। फिर सलार ने अपनी आंखें बंद करके खुद को एक लम्हे को संभाला और नैना को आहिस्तगी से सीधा किया। उसका हाथ थामा और सहारा देकर बेड से लाया। तब भी ईशा की उंगली कैमरे के बटन पर थी। नैना का पाँव जल चुका था, वो करा रही थी। सलार फौरन वॉशरूम की जाने पलटा, टूथपेस्ट और टिश्यू लिया और वापस आया। नैना ने कमजोर सी आवाज में रोका, रहने दो, तकलीफ नहीं है इतनी। सलार ने ठंडी आवाज में टोका, नैना खामोश हो, तकलीफ नजर आ रही है, जिद मत करो। और वो झुककर नरमी से टूथपेस्ट उसके पाँव पर लगा रहा था, जिससे वो कोई एहसास से मुजस्समा हो और उसे संवार रहा हो। ईशा की आंखों में चमक पड़ी थी। हर जाविया, हर लम्स, हर झुकाव कैमरे की आंख में महफूज होता चला गया। फिर ईशा खामोशी से पलट गई, कदम हल्के मगर चेहरे पर फातिहाना मुस्कुरा, जैसे वो आज का मंजर जीत चुकी हो। वो जानती थी ये तस्वीर अरमान की नजरों में नैना को गिराने के लिए काफी होगी। दोपहर की धूप खिड़की के पर्दे से छनकर कालीन पर हल्की सी चमक डाल रही थी। लाउंज की खामोशी किसी फैसले की आमद का बता दे रही थी। नैना सोफे पर बैठी अपने पिछले सेमेस्टर के कुछ असाइनमेंट तरतीब दे रही थी और उसके बराबर में फरहत बेगम खामोशी से चाय की सिप ले रही थी। जमाल साहिब अपनी मखसूस गहरी आंखों से अखबार की सुर्खियों से ज्यादा घर की खामोश फिजा में को परख रहे थे। नैना, अब तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है बेटा, जमाल साहब ने ऐनक उतारते हुए नरम लहजे में कहा। अरमान भी अपना बिजनेस संभाल चुका है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम निकाह की तारीख तय कर दें। नैना का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया था। बरसों से यही तो वो सुनना चाहती थी। उसकी चमक उभरी, गालों पर हल्की सी शर्म की लाली उभरी और उसकी नजरें झुक गई। फरहत बेगम ने प्यार से उसका हाथ थामा। तुम्हारे अबू होते तो वही ये फैसला करते, अब मैं उनका फर्ज अदा करना है हमें। नैना ने हल्का सा सर हिलाया, दिल खुशी से भर आया था, मगर उसी खुशी की अफक को उस पार कही। सलार खामोश बैठा अपनी तन्हाई के साथ कुछ और ही सोच रहा था। उस दिन के बाद से नैना का चेहरा उसके ख्यालों में उतर चुका था। वो लम्हा जब उसकी बाहों में आई थी, वो कपकपाती आवाज, वो दर्द में डूबा लम्स, उसकी वो आंखें गहरी बूरी कुछ कत्थई सी, वो सब कुछ अब सलार की रातों की नींद और दिन के सुकून को चुरा चुका था। सलार ये जानता था कि नैना सिर्फ अरमान से मोहब्बत करती है और सलार उसके लिए महज एक दोस्त था। इसलिए सलार ने अपने दिलो दिमाग में उभरते ख्यालों को झटक दिया। वो नहीं चाहता था कि नैना उससे दूर हो जाए और वो फिर से तन्हा रह जाने से डरता था। यूनिवर्सिटी में उनका आखिरी हफ्ता चल रहा था। आज मौसम खुशगवार था और कैंपस की रोशनी सुनहरी सी लग रही थी। नैना और सलार हमेशा की तरह साथ बैठे थे। नैना मुसलसल बोल रही थी और सलार खामोशी से उसे सुन रहा था। वैसे सुनो, अगले हफ्ते मेरा निकाह है। नैना ने एकदम वो बात कहती जिसकी गूंज सलार के कानों में एक लम्हे को सुनाटा बिखेर गई। वो चौंका और उसके चेहरे पर मौजूद हंसी लम्हे भर को साकित हुई। अब उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर नैना की तरफ देखा। बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नैना हंसती, उसकी आंखों में खुशी की वही चमक थी जिससे सलार की रूह जल रही थी। बस सब जल्दी में हुआ। ऐसे भी अम्मी और बड़े पापा दोनों चाहते थे कि ग्रेजुएशन से पहले निकाह हो जाए। नैना की हंसी गूंजती रही और सलार की खामोशी गहरी होती गई। वो सुनता रहा, खामोशी से, हल्के से सर हिलाता और दिल में एक चीज दबाता गया। नैना बात करती रही, अरमान की, शादी की, जोड़ों की, और सलार बस उसे देखता रहा। पहली बात बहुत गौर से सलार ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो किसी और के नाम पर थी। उसके नरम और गुलाबी होंठ जो हर बात पर मुस्कुरा रहे थे और उसकी गर्दन जिस पर बालों की पौनी हल्की हल्की झूल रही थी।
और उसकी सफेद साफ गर्दन सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सलार की नजरें ठहर गई। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो अभी इसी वक्त अपनी नैना को बाहों में ले ले। वो हवस नहीं थी, वो एक टूटा हुआ आदमी था जिसका दिल एक लम्हे के लिए उसके लम्स को महसूस करना चाहता था, जिसकी रात ही तन्हाई के शोर में जलती थी। नैना ने जैसे हंसकर नजरें घुमाई। सलार ने तेजी से नजरें फेरी और अपने कपकपाते हाथों को अपनी हल्की बूढ़ी दाढ़ी पर फेरा और बेबसी के साथ आंखों में उबलते आंसू जब्त करने की कोशिश की, मगर जब्त कहाँ बाकी रहा था। नैना ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। सलार, क्या हुआ? तुम तुम ठीक तो हो? उसकी सलार खामोश रहा, मगर नैना ने बेख्तियार उसको बाजू थामा। सलार, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख हो रहा है। फिर वो झुकी और अपना नरम हाथ उसके माथे पर रखा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ओ मेरे खुदा, तुमने बताया भी नहीं। चलो मैं तुम्हें मेडिकल सेंटर ले जाती हूँ। नैना का हाथ उसके माथे पर था, मगर उस लम्स से सलार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लम्स जिसने उसके अंदर की आग को और भड़का दिया था। वो अचानक उठा और नजरें चुराई और वह मुश्किल लबों को काबू में रखते हुए बोला, नहीं नैना, कुछ नहीं है, बस घर जाना चाहता हूँ, रास्ते में दवा ले लूंगा। नैना ने कुछ और कहना चाहा, मगर इससे पहले ही सलार तेजी से वहां से हटा और निकल गया। नैना हैरत और परेशानी से वही खड़ी रह गई। वो आखिरी हफ्ता भी गुजर गया और आज नैना का निकाह था। हर तरफ खुशबुएं, रोशनी, कहके और मुबारकबादों की बाज़िश सुनाई दे रही थी, मगर नैना वो जो दुल्हन बनी बैठी थी, अपने हाथों पर अरमान के नाम की मेहंदी सजाए, आज भी दिल के किसी कोने में उलझी हुई थी। उस दिन के बाद से सलार यूं ही नहीं आया था। मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रही थी, मगर फोन मुसलसल बन जा रहा था। अजीब सी खलिश थी दिल में, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मगर फिर गुजरते दिनों के साथ निगाह की रौनकें बढ़ती गई और अब वो दुल्हन के लिबास में सुर्ख आंचल ओढ़े स्टेज पर बैठी थी। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में शर्म की झलक, मगर दिल में कहीं ना कहीं सलार की खामोशी खटक रही थी। दूसरी तरफ अरमान बेहद खुश था। वो जिसे बचपन से चाहता आया था, आज ही उसकी होने जा रही थी। वो अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा निकाह की तैयारियों में मसरूफ था जब दरवाजा खुला और इशक अंदर दाखिल हुई। हल्की सी मस्तूरी मुस्कुराहट के साथ उसने अरमान को सलाम किया और आम इधर उधर की बातें छेड़ दी। अरमान हंसते हुए जवाब देता रहा। ईशा उसके करीब आकर बोली, अरमान, मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाई हूँ, निकाह का तोहफा। अरमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो भी कुछ पूछने ही वाला था कि ईशा के लहजे में जहर उभर आया। तुम उस लड़की से निकाह करने जा रहे हो जिसके किसी और से ताल्लुकात है? अरमान का रंग एक लम्हे में उड़ गया। वो गुस्से से दहाड़ा, क्या बकवास कर रही हो ईशा? नैना के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये कहकर उस दरवाजे की तरफ पड़ गया। पीछे से ईशा की आवाज उठी, मेरे पास सबूत है। और उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन अरमान के सामने कर दी। सिर्फ एक लम्हा था। अरमान की आंखें साकित हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। स्क्रीन पर तस्वीरें थी। नैना सलार की बाहों में, उसका जिस्म सलार के सीने से लगा हुआ था। अरमान ने झपट कर मोबाइल उसके हाथ से छीना और हर तस्वीर को एक एक करके देखने लगा। वही लम्हा, वही जाविया, नैना और सलार। कभी नैना उसके बाजू में से, कभी सलार उसके पांव पर झुका हुआ था। अरमान की आंखों में खून उतर आया था और वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलता चला गया। हॉल में कारी साहब नैना से निकाह के सवाल दोहरा रहे थे। नैना नजरें झुकाए खामोश बैठी थी कि पीछे से अरमान की दहाड़ गूंजी, ये निकाह नहीं हो सकता। एक लम्हे में हाल में सुनाटा छा गया। सब नजरें अरमान पर जम गई। नैना ने घबरा कर सर उठाया। अरमान उसकी तरफ पड़ा, निगाहों में तूफान भी, हाथ में मोबाइल पकड़ा। मैं एक बदकिरदार लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता। नैना सख्ते में आ गई, लेकिन अगली पल वो तेजी से उठकर अरमान के करीब आई। अरमान, की तुम क्या कह रहे हो? अरमान ने मोबाइल उसके सामने किया। ये देखो, अपनी आंखों से देखो, मैंने खुद ये सबूत देखे। तुम और ये लड़का तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहे थे? नैना ने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसकी सांसें बंद होने लगी। उसने सर उठाया। अरमान, ये सब तुमने गलत समझ रहे हो। सलार सिर्फ मेरा दोस्त है। वो उस दिन नैना की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अरमान झाड़ा। अच्छा, ऐसा छुपा हुआ दोस्त जिसके बारे में तुमने कभी जिक्र भी नहीं किया, जो कि तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच गया? क्या पता यूनिवर्सिटी के बारे किसी और लड़कों से दोस्ती बनाई हुई है जो हमारी गैर मौजूदगी में करके चक्कर लगाते होंगे। अरमान ने गुस्से से नैना का बाजू से पूछा। नैना का चेहरा जर्द पड़ गया।
अरमान, तुम मेरे किरदार पर शक कर रहे हो। उसी लम्हे नैना का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ अरमान के चेहरे पर पड़ा। पूरा हाल सख्ते में आ गया। वो तस्वीरें अब सबके मोबाइल पर गर्दिश कर रही थी। एन उसी लम्हे फरहत बेगम आई, नैना का चेहरा घुमाया और एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। नैना लड़खड़ा कर गिर गई। बस एक जवाब दे रहा ना, हाँ या ना। ये तुम्हारी तस्वीरें हैं या नहीं? नैना जारों की तार होने लगी। अम्मा मेरी बात सुने, वो सलार सिर्फ मैंने नोट्स। हाँ या ना नैना, सिर्फ हाँ या ना। फरहत बेगम घर आई। नैना ने रोते हुए सर हिलाया। हाँ मगर ये। इतना कहते ही जमाल साहब की आवाज गूंजी। इस बदकिरदार लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसे घसीट कर बाहर निकालो। और अगर कोई इस घर में इसके साथ ताल्लुक रखना चाहता हो तो वो भी इसे हमारे घर से जा सकता है। नैना की माँ पत्थर बनकर वहीं खड़ी रही। मुलाजमीन नैना को बाजू से पकड़ के खींचते बाहर ले गया। नैना दरवाजे से चिल्लाती रही, अम्मी बाबा मेरी बात सुने, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मगर उसकी आवाज में खामोश दरवाजे से टुकरा कर लौट गई और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी ईशा के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट होगी, जैसे उसने जंग जीती हो। आज नैना का निकाह था और सलार आज साया दिन खामोश सड़कों पर बेमकसद घूमता रहा था। सिर्फ दिल की हदायत पर वो बाइक चलाए जा रहा था। तेज हवा चेहरा काट रहा था, मगर दिल के अंदर जो खालीपन था वो किसी सर्द हवा से कहीं ज्यादा बेरहम था। आज नैना किसी और की हो जा रही थी। यही सोच उसके वजूद को अंदर से काट रही थी। बार बार उसकी नजरें सड़क के किनारे से हटकर माजी की तरफ भटक रही थी। नैना का हंसता चेहरा, वो मासूम आंखें, वो लम्हा जब वो उसकी बाहों में झूल गई थी और उसकी जिंदगी की दिल की धड़कन तब बेकाबू हो गई थी। और आज आज जैसे दिल वाकई फट रहा था। न जाने कब क्यों सलार ने बाइक नैना के घर की तरफ मोड़ ली। वो जानता भी ना था कि ऐसा क्यों कर रहा है, मगर शायद शायद एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार वो नैना को दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। जैसे ही वो गली के कोने पर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गई। सामने दरवाजे के साथ एक लड़की जमीन पर बैठी थी, सुर्ख लिबास में मलबूस, मगर उस वक्त उस लिबास की चमक मानित पड़ चुकी थी। लंबे बाल बिखरे हुए थे, हाथों की मेहंदी खुश्क हो चुकी थी, चेहरे की रंगत जर्द और आंखें आंखें इतनी सुर्ख जैसे सदियों का रोग पाल चुकी हो। वो नैना थी। गली के दोनों तरफ खामोशी का राज था। बस एक मध्यम सी रोशनी नैना के बिखरे वजूद पर पड़ रही थी। सलार ने बाइक एक झटके से रोकी और कदम जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ आ गए। नैना उसके सामने घुटनों के बल बैठा, उसके चेहरे पर बाल हटाए, रो आंखों में झंका। नैना क्या हुआ है? तुम्हारा तो आज निकाह था ना? ये सब क्या है? नैना ने आंखें उठाई और बस सलार को देखा, कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसकी जबान बोलना भूल गई हो। और सलार ने उसकी हालत देखकर मजीद सवाल करना मुनासिब न समझा और खामोशी से नैना को सहारा देकर खड़ा किया। नैना का बदन बेजान सा हो चुका था। नैना की सांसें सलार के सीने से टकराई। सलार के जिस्म में एक सर्द सी कपकपी दौड़ गई। उसके वजूद का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहा था, मगर दिल अजीब बेचैनी से लबरेज था। सलार ने उसे आहिस्ता से बाइक पर बैठाया, खुद अगली सीट पर बैठा और नैना के हाथ अपने पेट पर रख दिए। फिर अपनी उंगलियों से उसके मजबूती से थाम लिया, जिससे उसे डर हो कि नैना कहीं गिर ना जाए। नैना अब भी खामोश थी। उसका चेहरा सलार की पीठ से लगा था। उसकी सांसों की नमी सलार की गर्दन को भिगाती जा रही थी। सलार के दिल की धड़कनें तेज हो गई। नैना की उंगलियों की गिरफ्त बेजान थी, मगर उसके वजूद की हदत सलार की रूह को जकड़ रही थी। सलार ने दांत गूंजे, मगर उसने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी, क्योंकि नैना आज कमजोर थी और वो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता था। उसने बाइक स्टार्ट की और गली से निकलकर शहर की खामोश सड़कों पर आ गया। रात के गहरे सुनाटे में सड़क खाली थी। सिर्फ सलार की बाइक उस वीरानी को चीरती जा रही थी। नैना बाइक पर बेआवाज बैठी थी, जैसे हर शय साकित हो चुकी हो। सलार की गिरफ्त अब भी उसके हाथों पर थी। उसने एक पल भी उसे खुद से दूर न किया। अचानक नैना ने सरकोशी में कहा, सलार बाइक रोको। सलार चौंक गया। नैना क्या हुआ है? रोको बस। आवाज थकी हुई थी, मगर जिद से बड़ी हुई। सलार ने एक झटके से बाइक रोकी। सामने एक पुराना सा पुल था। उस शहर के किनारे आखिरी किनारे पर वाक़या था। नैना बाइक से उतरी। उसके कदम हौले हौले, मगर इरादा जैसे फौलादी था। सलार ने भी घबरा कर कदम बढ़ाया। नैना कहाँ जा रही हो? नैना रुकी। एक पल को उसने मुड़कर सलार को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और अगली लम्हे नैना ने पुल के किनारे की तरफ दौड़ लगा दी। नैना! सलार का एक हालत जैसे अटक गया था। उसने बाइक वहीं फेंकी और पूरे जोर से भागा।
पुल के आखिरी किनारे पर बस एक लम्हे का फासला था। नैना झुकने वाली थी कि सलार ने पीछे से उसके बाजू थाम लिया और एक चुटकी से उसे अपनी जानिब खींच लिया। नैना का वजूद उसकी सीने से हल्का और एक पूरी तरह कांप रही थी। सलार का दिमाग सुन्न हो चुका था। तुम पागल हो गए हो नैना, क्या हो गया है तुम्हें? नैना दहाड़े मार मार कर रो दी और पल पुल के बीचों बीच वहीं बैठ गई। सब खत्म हो गया सलार, उन्होंने मुझे दुत्कार दिया। मेरी मामा, मेरे बाबा, मेरे खानदान के किसी ने मेरी बात तक न सुनी। सलार उसके सामने बैठ गया। नैना के लफ्ज उसके सीने में कुल्सों की तरह लग रहे थे। वो पल, वो लम्हे, वो चाय गिरने वाला लम्हा, वो हिचकिचाहट, वो लम्हाती गुर्बत, वो सब कुछ नैना की बर्बादी बन चुका था। नैना की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मदम हुई और फिर उसका वजूद एक बार फिर डोलने लगा। नैना। सलार ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। नैना नीम बेहोश थी। उसका जिस्म सलार के हाथों में कांप रहा था। सलार ने उसे बाइक पर आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा और अपने बाजू उसकी गिरफ्त मजबूती से लपेट दिए। उसकी गिरफ्त में हिफाजत का हिसार था। नैना को सुरापा उसके सीने से लग चुका था। नैना की सांसें उसकी कमीज में उतर रही थी। सलार के होंठ खुश हो गए। वो जानता था कि ये वो वक्त नहीं कि वक्त था उसे तहफ्फुज़ देने का, उसे जिंदगी की तरफ लौटाने का। उसने गहरी सांस ली और दूसरे हाथ से बाइक की रफ्तार तेज कर दी। सलार नैना को अपनी फ्लैट में ले आया। कमरा नेम अंधेरे में डूबा हुआ था। बारिश की आवाज अब भी दूर कहीं खिड़की के पास सुनाई दे रही थी। सलार ने धीरे से दरवाजा बंद किया। नैना पलके झुकाए सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी चीख रही थी। आंखें रो रो कर लाल और सूजी हुई थी। वो थोड़ी देर पहले ही नींद बेहोशी की हालत से निकली थी, मगर अभी तक सख्ते की हालत में थी। सलार कुछ समय चुपचाप खड़ा रहा और फिर एक हाथ में चाय का कप लिए वो आहिस्ता कदमों से नैना के करीब आया और चाय नैना के सामने रखी। लेकिन नैना ने नजरें उठाकर चाय की तरफ देखा भी नहीं। नैना। उसकी आवाज बहुत नरम थी। नैना ने सर उठाकर उसे देखा। वो नजर सलार के दिल को चीर गई। सलार के लब हिले, मगर उससे बोला नहीं गया। सिर्फ कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर आहिस्ते से पास पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा, नैना, मुझे नहीं मालूम तुम पर क्या गुजरा, लेकिन जो भी गुजरा, अब तुम उस सब के बाद तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। नैना ने लब हिलाए, मगर उसकी आवाज रुकी रुकी सी थी। मैं किसी काबिल नहीं रही सलार, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी इज्जत, मेरे सारे रिश्ते, मेरी जिंदगी, सब खत्म हो गया। सलार ने फौरन उसके तरफ झुकते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। नैना, हम आज ही निकाह कर लेते हैं। सलार की आवाज में इज्जत नहीं थी, सिर्फ एक पनाह का वादा था। नैना ने हैरत से उसे देखा। सलार ने सर झुकाए हुए यकीन दिलाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नैना, कब से ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही छोड़ना चाहता। नैना की पलकें फिर आंसू बहा रही थी, लेकिन इस बार वो आंसू स्याही का नहीं, बल्कि कोई हल्की सी रोशनी उसके अंदर जागने लगी थी। वो धीरे से सर झुका इस बात में सर हिला गई। उसकी करार पर सलार का दिल लर्ज उठा और एक लम्हे को आंखें बंद करता, एक गहरी सांस भरकर अपना फोन उठाता, अपने किसी जानने वाले को फोन कर रहा था। आधे घंटे बाद एक सादा सा निकाह हो चुका था। दो गवाह, एक कारी और बगैर किसी शोर और हंगामे के दो दिलों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया था। कमरे में मध्यम सी रोशनी फैल चुकी थी। अब नैना सलार की बीवी की हैसियत से उसके कमरे में बैठी थी। सूरज जोड़ा उसके वजूद से बेनियाज सा डलका हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और पलकें बेगी हुई थी। दरवाजा हल्की आवाज से खुला। सलार धीरे धीरे कदम उठाता अंदर आया, जैसे वो हर कदम के साथ अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश कर रहा। उसकी निगाह नैना पर ठहरी तो पल के चिपकना भूल गई। वो मंजर, वो लड़की जिसकी तन्हाई की साथी बनी थी, आज उसकी, सिर्फ उसकी। नैना ने धीरे से नजरें उठाई। दोनों की आंखें भीगी, फिर नैना ने निगाहें झुका ली, जिसे कुछ कहना चाहती है मगर हिम्मत ना हो। सलार आहिस्ता से उसके करीब आया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसकी आवाज नरम थी। नैना, आज से तुम मेरी हो और मैं वादा करता हूँ, जिंदगी की हर अजियत, हर इल्जाम, हर जख्म को तुम तक पहुंचने से पहले मेरे दिल पर से लगना होगा। नैना के पलकों पर ठहरे आंसू लरसने लगे। उसने लब खोले, कुछ कहना चाहा, मगर आवाज बंद थी। सिर्फ एक सिसकी निकली और वो धीरे से सलार की तरफ झुकी, जैसे वो उसके सीने में पनाह ढूंढ रही हो। सलार ने आगे बढ़कर उसे नरमी से अपने बाजों में समेट लिया। उसकी पेशानी को अपने होंठों से चुमा और आहिस्ते से कहा, तुम्हारा हर खुशी, हर आंसू अब मेरी अमानत है नैना। नैना और सलार की धड़कनों की तरह खिड़की के उस पार हवाएं तेज हो गई थी।
नैना की अगली सुबह मौसम धुंधला गई थी, मगर सूरज की हल्की हल्की रोशनी छतों से छनकर गलियों में उतर रही थी। नैना के चेहरे पर सुकून था, मगर अंदर एक बेनाम सा खिंचाव था। वो दबे कदमों दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो चंद लम्हों बाद भी सलार भी उसके पीछे आ गया। दोनों खामोशी से चल रहे थे और ये खामोशी कुछ अजीब ला थी। दो दिल थे जो अब एक रिश्ते में बन चुके थे, मगर जुबान ने बोलने से घबरा रही थी। सलार ने एक नजर नैना के चेहरे पर डाली। वो सादा सी सफेद शॉल में लिपटी हुई, बाल हल्की नमी से चिपके हुए थे और चेहरे पर धूप की लतीफ सी रोशनी पड़ रही थी। वो लम्हा खामोशी से गुजरा, फिर सलार की आवाज गूंजा, पता है नैना, तुमने कल रात जो मुझ पर भरोसा किया वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। नैना ने चौंक कर उसे देखा और उसके लोगों पर हल्की से मुस्कुराहट आई। मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त समझा है सलार, और कल रात जब सब कुछ बिखर चुका था तुमने मुझे थाम दिया और उस लम्हे में ही तुम मेरे हुए। सलार ने धीरे से सर हिलाया, फिर गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखते बोला, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम्हें अपने साथ जल देखूंगा। फिर वो उठाया गया और पलट के नैना की तरफ देखा। नैना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम हमेशा मुझसे मेरे बारे में पूछा है ना, आज मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ। नैना ने हैरत से आंखें फैलाई, क्या मतलब? सलार की आवाज में अजीब सा ठहराव था। मैं जिस घर में पला बड़ा वो आम घर नहीं है। मेरे दादा सरदार यामीन शाह शमाली इलाकों के बाअसर पुराने कबायली सरदार थे। लाखों किनाल जमीन, सियासी असर, इज्जत और वही पुरानी रवायात पर मुबनी हवेली जिस पर उनके फैसले चलते हैं। नैना ने धीरे से सर लाया, तो तुम एक सरदार के पोते हो। सलार की आंखों में एक साया सा लहराया, हाँ लेकिन सिर्फ नाम का। असल में मुझे उस हवेली से दुदकार दिया गया था। मेरी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था वो, जब मुझे एक घटिया इल्जाम लगाया गया और दादा ने मेरी एक न सुनी। नैना ने बेयकीनी से पूछा, कैसा इल्जाम? सलार की आवाज भारी हो गई, बेईमानी और जायदाद के कागजात चुराने का इल्जाम। हालांकि वो सब एक साजिश थी, और वो साजिश सारिम शाह की थी। नैना की सांसें रुके। सारिम? कौन सारिम? सलार की आंखें जैसे चलने लगी थी। सारिम मेरा कजन है और इसे हवेली में रहता है। दादा के करीब रहकर उसने चालाकी से वो सब कुछ अपने हक में मोड़ने की कोशिश की। ड्रग्स, स्मगलिंग, असले की डीलिंग, इस सब में वो मुलक्किस है, मगर दादा नहीं जानते। और ज़ाहिरी तौर पर वो इनका फखर है, और मुझे उसने निकाल बाहर किया ताकि उसकी राह साफ हो जाए। नैना की आंखें फैल दी गई। तुमने किसी को बताया नहीं? सलार ने सख्ती से मुस्कुराकर सर झुकाया। दादा के आगे सारिम के बहाने और उसके झूठ और उसकी अदाकारी ने सब कुछ दबा दिया, और मैं चुपचाप कभी खुद को और कभी किस्मत पर, कभी खून के रिश्तों पर अफसोस करते हुए उस हवेली से निकल आया। नैना ने एक कदम आगे बढ़ाया और सलार का हाथ थाम लिया, जिसे उसे तसल्ली देना चाहती हो। सलार ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन अब मुझे तुम मिल गई हो नैना। मुझे अब कोई भी गम नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत की सूरत पे मेरे साथ हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते मुस्कुराते वापिस फ्लैट की जानब चल दिए। दूसरी तरफ सड़क के किनारे खड़ी एक काली गाड़ी में बैठा शख्स स्याह चश्मे के पीछे उन दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखों में जहर घुला हुआ था, उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। वो सारिम शाह था। उसने सलार को हवेली से निकलवा दिया था, मगर वो अब भी उस पर नजर रखता था, क्योंकि उसे पूरी तरह तबाह कर देना चाहता था, ताकि वो दादा की जायदाद का वारिस बनने की मुकम्मल तौर पर काबिल न रहे। और अब वो जो लड़की सलार के साथ थी, सारिम के लिए सलार की नई कमजोरी बन चुकी थी। सारिम ने चश्मा उतारा और धीरे से बड़बड़ाया, अब खेल दिलचस्प होगा। ये लड़की सलार शाह की कमजोरी है, और मैं कमजोरियों पर वार करना खूब जानता हूँ। पिछले 1 महीने से जैसे किसी ने कमरे की हर दीवार पर खामोशी की चादर डाल दी थी। सारा घर एक बेजान सा ढांचा बन चुका था। ना नैना की हंसी, ना उसके कदमों की मस्त चहकार, ना ही अम्मी के सवाल, और ना ही अरमान की आंखों की वो चमक अब दिखाई देती थी। सब अपने अपने कमरों में बंद रहते, दिन को खामोशी से काम निपटाते, और रात को खाने की मेज पर सिर्फ बर्तनों की खनक सुनाई देती। हर कोई खामोशी की कब्र में चला जाता। ऐसे में एक सुनसान रात थी। बारिश के कतरे शीशों से टकरा रहे थे, हवा के झोंके पर्दों को सरका रहे थे। ईशा तब से उसी घर में रहती थी कि नैना के जाने के बाद वो मुकम्मल गड़बड़ अरमान को अपने काबू में कर देना चाहती थी। और नैना की अम्मी और ना जमाल साहब को इसको यहाँ रहने से कोई इतराज नहीं था। उनका ख्याल था कि शायद नैना ईशा नैना का नेमुल बद हो सकती है। सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे,
और वो ऊपर वाले कमरे में अपने बेड पर लेटी मोबाइल कान से लगाए बात कर रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। नरमी से कदम अंदर रखा। आसिम घर में दाखिल हुआ और उसे जमाल साहब से जरूरी काम था, मगर दिन में उनकी मसरूफियत की वजह से उनकी जमाल साहब से मुलाकात नहीं हो सकेगी। और ईशा और नैना का कज़न था, सोबर सी पर्सनैलिटी का मालिक। उनका वो कज़न अरमान से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इसलिए हमेशा नैना को अपनी छोटी बहन समझा था। और नैना के निकाह के दिन एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उसे इमरजेंसी में इस्लामाबाद जाना पड़ा, और जब तक वापस आया बहुत देर हो चुकी थी और वो नैना के लिए कुछ भी न कर सका, जिसका अफसोस उसे आज तक था। हॉल से गुजरने के बाद वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जमाल साहब कमरे की तरह खड़ा। ईशा के कमरे से सामने से गुजरते एक जुमला उसके कानों से टकराया और वो ठटक कर रुक गया। ईशा की आवाज आई थी, यार जब से पूरा घर बेजान हो गया है, मैंने नैना को घर से निकलवा दिया है और यहाँ सबको जैसे सांप सूख गया है। आसिम ने चौंक कर रुख मोड़ा। कमरे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। हैरत और शौक की मिलीजुली कैफियत उसकी आंखों में थी। उसने ना जाने किस एहसास के तहत फौरन अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन की और दरवाजे के साथ लगकर सांस रोके सुन रखा। ईशा हंसी। इसे मजा बहुत आया था यार, जब नैना को उसकी माँ ने थप्पड़ मारा। और अरमान अरमान तो जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, उसने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। मैंने जो तस्वीरें दिखाई बस फौरन मान लिया, जिसे बरसों का इंतजार था। उसे नैना को जलील करने फोन करने की दूसरी तरफ से हंसी की हल्की सी आवाज आई। तो वह तब नैना का सलार से कोई चक्कर नहीं था। ईशा ने लापरवाही से कहकर लगाया, अरे नहीं यार, वो तो बस बेचारा सिर्फ नोट्स देने आया था। बारिश में भीग गया तो नैना ने कहा कि उसके कमरे में जाकर कपड़े सुखा ले। फिर नैना चाय बनाने गई, बस फिर नैना की तबीयत वैसे ही खराब थी। उसे चक्कर आ गए और सहारा देने के चक्कर में सलार ने उसे थाम लिया और मैंने मौका का भरपूर फायदा उठाया। आसिम का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। उसने दरवाजे के पीछे से ईशा को घूरते हुए दांत पीछे उसकी मुट्ठी में पकड़ा मोबाइल जोर से दब गया। ईशा की आवाज अब और भी जहरीली हो चुकी थी। अरमान ने कभी मुझे वो अहमियत नहीं दी जो नैना को देता था, लेकिन मैंने नैना को उसकी नजरों में ऐसा गिराया कि शायद वो कभी खुद को उठा ही न सके। आसिम के दिल में आग लग जल चुकी थी। उससे आगे उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। चेहरे पर तनाव, आंखों में दहकता हुआ गुस्सा और कदमों में जलजला था। बगैर कुछ कहे वो दराम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ईशा ने एकदम गर्दन मोड़े सामने आसिम को यूं खड़ा देखकर उसका रंग फक हो गया। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर उठने ही लगी थी कि अगले ही पल आसिम ने जाकर उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और एक झटके से उसे खींचकर कमरे से बाहर ले गया। ईशा के लबों से चीख निकली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? अगर आसिम ने उसकी एक लफ्ज न सुना, तेजी से जीने उतरता हुआ उसे नीचे हॉल में गया और एन बीच जमीन पर उसका बाजू झटक दिया। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरी। शाह जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई बचाए मुझे। उसकी चीखों से सारी हवेली जाग गई थी। कमरे की बत्तियां एक एक करके रोशन होने लगी। चंद लम्हों बाद जमाल साहब, अरमान और नैना की माँ और बाकी लोग नीचे हॉल में आ गए। सामने का मंजर देख के सबके कदम वहीं थम गए थे। नैना जमीन पर पड़ी थी, सहमी हुई, और आसिम खामोश मगर सुलगता हुआ सांस ले रहा था। जमाल साहब गुस्से से दहाड़े, आसिम, ये क्या बदतमीजी है, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? आसिम ने चेहरा मोड़ा। अब उसका लहजा कुछ मध्यम था, मगर आंखों में नफरत अभी भी दहक रही थी। उसने आहिस्ता मगर सच ऐसे भी कहा, तमाशा तमाशा तो ये लगाती रही है ये। इसे उंगली से ईशा की तरफ इशारा किया। सब हैरान थे। ईशा फौरन बोली, ये पागल हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। मगर आसिम ने उसकी शोर को इग्नोर करते सबको सच बताया, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, सब कुछ। तुमने नैना पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसे इस घर से निकलवाया सिर्फ इसलिए कि अरमान उसे पसंद करता था। आसिम के अल्फाज सबकी समात पर बम बन कर गिरे थे। एक लम्हे के लिए वो साकित हो गए। ना कोई सांस की आवाज और ना कोई जंबिश। नैना की माँ ने बेयकीनी से ईशा की तरफ देखा। ईशा एकदम चीख पड़ी, ये झूठ बोल रहा है, मुझे बदनाम करना चाहता है। शायद इसका भी नैना के साथ कुछ चक्कर था, इसलिए। आसिम की आंखों में खून उतर आया। वो आगे बढ़ा और एक लम्हे को उसने खुद को हाथ उठाने जाते रोक लिया। वो इन जाहिल मर्दों में से जैसा नहीं था जो औरत पर हाथ उठाते, लेकिन उसकी आवाज अब दहाड़ में बदल चुकी थी। बकवास बंद करो अब तो,
तुमने अपनी अब गंदी जुबान से एक लफ्ज भी अगर कहा और इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। सब साकित थे। तभी अरमान आगे बढ़ा और उसने आसिम को पीछे धकेल के कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि नैना बेकसूर थी और ईशा ने उस पर इल्जाम लगाया था? आसिम ने उसकी हाथ झटकते हुए जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले की। कमरे में ईशा की वही हंसती हंसती जहरीली हंसी गूंजी। यार, जब मैंने नैना को घर से निकलवाया सब ऐसे चुपचाप बैठे जिसे शाम की सुन गया हो। मजा आया था जब उसकी माँ ने थप्पड़ मारा था और अरमान बस उसे दिखाई तस्वीरों पर यकीन कर चुका है। अरे वो तो बेचारा सिर्फ नोट्स देने आया था और मैंने मौका का फायदा उठा लिया। हर लफ्ज के साथ सबके चेहरे पर जर्द पड़ते गए। नैना की माँ का सर झुक गया। अरमान की आंखों में सदमा, बेयकीनी और शर्मिंदगी उतरने लगी। रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी और अब पूरा हाल साकित था। सबके दिल जैसे चीख चीख कर उस रात की खामोशी को कोस रहे थे। जिस रात नैना चीख रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि वो बेकसूर है और किसी ने उसका यकीन नहीं किया था। कुछ ही लम्हों बाद अरमान वहीं जमीन पर बैठ गया। नैना की माँ के लब कपकपाए और जमाल साहब थके हुए लहजे में आंखें बंद कर गए। और ईशा, वो रो नहीं रही थी, बस जमीन पर बैठी पत्थर की तरह साकित, खाली आंखों से फर्श को घूर रही थी, जैसे अपनी ही चालाकी में दफन हो चुके हुए। रात का वक्त था। सड़क पर रोशनी के जर्द बल्ब थके थके से झुके हुए थे। सलार अपनी बाइक चलाते हुए नैना के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट की जाने पड़ रहा था। दोनों के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था और आंखों में खुशी की चमक थी। नैना का सर सलार के कंधे से लगा हुआ था। उसकी नजरें सामने थी मगर जहन उसका कहीं और था। और 1 महीना गुजर चुका था और सलार ने इस 1 महीने में नैना पर इतनी मोहब्बतें लुटाई थी कि नैना को महसूस हो रहा था कि उस दुनिया की सबसे खास लड़की है। सलार की आवाज पर वो जोड़कर ख्यालों से बाहर आई। नैना, तुम्हारे साथ ने और तुम्हारी इन बुरी आंखों की चमक है मेरी रूह तक को सुकून उतार दिया है। नैना के लब हिले और कुछ बोलने ही लगी थी कि अचानक बाइक के आगे एक काली गाड़ी तेजी से आकर रुकी। सलार ने झटके से बाइक रोकी, आंखें हैरत से फैल गई। गाड़ी के दरवाजे खुले और 3 नकाबपोश मर्द बंदूक थामे बाहर निकले। सलार ने फौरन बाइक से उतरते नैना को अपने पीछे किया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? सलार का लहजा सख्त था लेकिन उनके जवाब देने से पहले एक ने फायर कर दिया। गोली सलार के कदमों के करीब आकर जमीन पर लगी। नैना की चीख निकल गई। सलार की आंखों में खून उतर आया। उसे अंदाजा हुआ कि ये लोग उन्हें मारने नहीं सिर्फ डराने के लिए चाहे हैं। इससे पहले कि उन आदमियों की तरफ बढ़ता, अचानक गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और सारिम शाह का चेहरा नजर आया। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी, जैसे शेर अपने शिकार को कमजोर देखकर लुत्फ उठाता हो। सारिम ने ठंडे ठार लहजे में कहा, सलार, तुम मुझे भूल ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें याद करवाना है कि तुम अभी भी मेरे निशाने पर हो। और ये लड़की, सारिम ने शैतानी आंखों से नैना को ऊपर से नीचे तक चाहता लिया और फिर मगर वह हंसी चेहरे पर सजाई। तुम्हारे इंतखाब को तो दाद देनी पड़ेगी सलार। सलार की आंखें शोला बन गई। अपनी गंदी नजरें नैना से दूर रखो और ना मैं वो कर जाऊंगा जिसका तुम कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहते हुए सलार ने नैना को अपने पीछे छुपा लिया। सारिम हंसा, ऐसी हंसी जिसमें जहर भी था और चैलेंज भी। ये तो बस शुरुआत है सलार शाह। मैं तुम्हें इस मुकाम पर ले आऊंगा जहाँ तुम ना जिंदा रह पाओगे और ना मर पाओगे और तुम्हारी ये शहजादी ये मेरे कदमों में गिरेगी। इतना कहकर उसने इशारा किया और नकाबपोश फौरन गाड़ी में वापस बैठे और गाड़ी जोरदार आवाज के साथ वहां से निकलती चली गई। सलार नैना की तरफ बढ़ा और वो लर्ज रही थी। नैना, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नैना ने कांपते उसे देखा। सलार, वो कौन था? वो तुम्हें नहीं, तुम्हें जानता था और मुझे भी। सलार ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर गहरी आवाज में कहा, वो सारिम शाह था और हम दोनों को फिर से निशाना बनाना चाहता है। लेकिन नैना, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। नैना की आंखों से आंसू टपकने लगे और सलार ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया के हर जहर से, हर दुश्मन से उसे छुपा लेना चाहता हो। सूरज ढलने को था। फिजा में खामोशी की चादर तनी हुई थी। सरदार यामीन शाह की वसी और इस हवेली में हर तरफ सुकून था। अचानक हवेली के बड़े मरकजी दरवाजे पर जीपों की आवाज आई और एक के बाद एक गाड़ी रुकी और वर्दी पोश पुलिस एहलकार हवेली में दाखिल हुए। हवेली के नौकरों ने पेशानियों पर उलझन लिए हैरत से दरवाजा खोले। हवेली के हॉल में सरदार यमीन शाह और बाकी वज़ीर बैठे थे।
जब पुलिस उनके सामने आ खड़ी, ऑफिसर ने अदब से झुककर सलाम किया। सरदार यामीर शाह, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपके पोते के खिलाफ संगीन शवाहद मिले हैं। मुंशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी हथियारों की खरीदो फरोख्त और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम में इनकी बराह रास्त शमूलियत शामिल हो चुकी है। पूरा हाल सुन हो गया था। सरदार यामीन की आंखें फैल गई, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनकी छड़ी हाथ से छुटकर जमीन पर गिर गई और खुद वो गई गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गए। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? उनका लड़ता हुआ लहजा उनकी दिल की तोड़ती हुई हालत का खुमास था। उसी लम्हे सारिम हॉल में दाखिल हुआ और पुलिस ने आगे बढ़कर उसके हाथों से हथकड़ियां लगाते हुए बोला कि सारिम, हमें तुम्हारे खिलाफ गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं जिनकी बना पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वो जोर से दहाड़ा, क्या मतलब है तुम सबका? मेरे सालों की मेहनत, मेरा जाहो जलाल, मेरी सल्तनत एक पल में खत्म हो जाएगी। ये हवेली, ये जायदाद जिसके लिए मैंने सलार को भी निकाल बाहर कराया, तुम लोग मुझसे नहीं छीन सकते। मुझे इतनी आसानी से जेल में नहीं बंद कर सकते। लफ्जों का जहर जैसे हर सुनने वाले के दिल में खंजर बनकर उतरा और सरदार यामीन शाह का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उनकी आंखों में हैरत और गुस्से की एक लहर साज उठी और वह लड़ते कदमों से सारिम के करीब आए और उसे गिरेबान से पकड़कर गसीली आवाज में बोले, क्या क्या तुमने तुमने सलार को निकलवाया था? सारिम का रंग जर्द पड़ गया, वो बौखला गया। नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी। मैं सच बोल। सरदार शाह की गरजती आवाज से दीवारें कांप गई। सारिम के जब्त टूट गया था और चीख पड़ा, हाँ, मैंने ही सलार पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने ही उसे निकलवाया, सिर्फ इसलिए कि ये हवेली, ये जायदाद ये सिर्फ मेरी हो जाए। एक लम्हे के लिए हॉल में सुनाटा छा गया। सरदार यामीन शाह की आंखें जैसे मौत उतर आई थी। फिर उन्होंने पुलिस अफसर को इशारा करते हुए, ले जाओ इसे फांसी पर लटकाओ या उम्र कैद की सजा सुनाओ, जो भी करो, मेरे लिए ये आज से मर चुका है। पुलिस एहलकार सारिम को खींचते हुए बाहर की जानिब ले जाने लगे। सारिम चीख रहा था, दादा मैं आपका पोता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मगर सरदार यामीन शाह ने नौकरों की तरफ देखा, दरवाजा बंद कर दो, इस शख्स का हमारी हवेली से अब कोई ताल्लुक नहीं। और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, जहां जाकर उस सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठ गए। उनकी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब उन्होंने सलार को घर से निकाला था। सलार की आंखों की खामोशी, उसकी बेबसी और सब मंजर अब तलवार बनकर दिल पे बरस रहे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और लड़ती आवाज में किसी कॉल नंबर पर कॉल मिलाई। मुझे कल तक सलार शाह की मुकम्मल मालूमात चाहिए। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसको मोबाइल नंबर, सब कुछ। मगर अब सब तकदीर के वक्त बढ़ने लगे थे। जुल्म का वक्त खत्म हुआ और सच्चाई का सूरज तलू होने को था। 2 महीने गुजर चुके थे। सलार के दादा ने कॉल करके उससे माफी मांग ली थी और नैना और सलार को हवेली वापस बुला लिया था। सलार ने उनकी बात मान ली थी, ये कहते हुए कि आप हमारे बड़े हैं, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हवेली में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सलार के दादा ने नैना को खुश दिली से हवेली की बहू की सूरत में कबूल कर लिया था। सलार ने हवेली वापस जाने के बाद सबसे पहले अपनी बैंक बैलेंस से नैना को एक अपार्टमेंट खरीद कर दिया। इसके हक मेहर के तौर पर वो नहीं चाहता था कि नैना को कभी ये महसूस हो कि इसका अपना घर नहीं। दूसरी तरफ ईशा को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। जमाल साहब ने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ खामोशी से उसकी शादी करवाकर घर से रुखसत कर दिया था। अरमान अपनी ही नजरों में गिर चुका था। वो मोहब्बत में हार गया था, लेकिन जमाल साहब अब उसे अपनी जिंदगी में हारता वो नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अरमान को यूरोप भेज दिया था कि शायद माहौल बदले तो वो खुद को संभाल ले। मगर वो खुद आज भी नैना को तलाश कर रहे थे। ऐसे ही एक शाम ऑफिस से वापसी पर वो एक सिग्नल पर रुके हुए थे जब उन्हें अपने पास के शॉपिंग मॉल के बाहर नैना दरवाजे से बाहर निकलती दिखाई दी। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन फिर अगले पल वो फौरन गाड़ी से निकलकर नैना की जानिब लग गए। नैना और सलार पिछले कुछ दिनों से हवेली से शहर आए हुए थे और आज मौसम खुशगवार देखकर सलार उसे शॉपिंग कराने ले आया था। जब वो दोनों मुस्कुराते हुए शॉपिंग मॉल से बाहर निकले तो नैना के कदम रुक गए। उसकी आंखों से बेयकीनी सी थी और वो बुद्ध बनी खड़ी उन्हें देख रही थी। सलार ने चौंक कर उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा जहां जमाल साहब नैना की तरफ आ रहे थे। नैना को लगा कि फिर से कोई क़यामत आने वाली है, क्योंकि सलार उसके साथ था, लेकिन जमाल साहब नहीं जानते थे
कि वो अब उसका शौहर है। उसे लगा कि जमाल साहब को यकीन हो जाएगा कि उस पर सगे से लगे सारे इल्जाम सच थे, और वो डर के सलार के पीछे छुप गई। तभी जमाल साहब एक लम्हे के लिए सलार को देखकर ठटक गए, मगर फिर आगे बढ़े। लेकिन सलार उनके सामने खड़ा हो गया और उसे धीमे से और ठहरे हुए लहजे में कहा, नैना अब मेरी बीवी है और मैं उस पर कोई भी जुल्म और कोई भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनकर जमाल साहब की आंखों में हैरत से फैल गई थी, और फिर अगले ही लम्हे उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वहीं से कहा, नैना बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं बल्कि तुमसे माफी मांगने आया। वक्त ने सारी हकीकत हमारे सामने लाकर खड़ी की है। हम जानते हैं कि अब तुम बेकसूर थी। ये कहते हुए वो जारों की तरह रोने लगे। नैना ने ये सुनकर बेयकीनी से उन्हें देखा, मगर फिर फौरन वो आगे बढ़ी और जमाल साहब के सीने से लग गई। जमाल साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से नैना के सर को छुआ। मेरी बच्ची, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर इल्जामात लगाए और तुम्हारी एक न सुनी, मगर देखो तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिली है। हमारा घर बिखर गया और इस घर में सिर्फ खामोशी का बसेरा है। नैना ये सुनकर तड़प उठी थी और उसने रोते हुए कहा, बड़े बाबा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। देखें, अल्लाह पाक ने सलार की सूरत मुझे हर गम का अजाला कर दिया। ये सुनकर सलार के चेहरे पर इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट हो गई और जमाल साहब की आंखों में तुष्कर के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर सलार को अपने सीने से लगाते शुक्रिया अदा किया। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर की इज्जत को अपनी इज्जत बनाया और इसकी हिफाजत की। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। सलार ये सुनकर मुस्कुराया और उसने नैना पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। वो सब वक्त की चाल थी। मैंने कभी किसी पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने नैना की सूरत मुझे एक पाक और बावफा बीवी से नवाजा। नैना ने सलार की नजरों से घबराकर अपनी पलकें झुका ली। उसके चेहरे पर खुशी और शर्म की मिली जुली मुस्कुराहट थी। फिर जमाल साहब उन्हें जिद करके अपने घर ले गए थे, जहां नैना और फरहत बेगम एक दूसरे के गले लगाकर बहुत देर तक रोती और दिलों की रंजिशें और बेजानियां इन आंचल के साथ बह गई। रात देर तक वहां रुकने के बाद सलार नैना को लिए अपने फ्लैट पे आकर कमरे में दाखिल हुआ। नैना सलार के गले लगी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देने के लिए। सलार ने मुस्कुराते उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और धीरे से उसकी कान में शरारती अंदाज में सरगोशी, बस खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। नैना उसकी बात का मतलब समझती हुई शर्मा गई, मजीद उसकी बाहों में सिमट गई। बाहर बारिश अब थम चुकी थी और वो दोनों अपनी नई खुशियों भरी जिंदगी का आगाज कर चुके थे।